हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है उसके बारे में आता है दी ट्रायंगल्स। नाम हो जाता है उसका दी ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके सबसे पहले हम बेसिक वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखो, बेसिक वीडियो में सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस में हम क्या बताते हैं कि जैसे आपके पास ट्रायंगल्स आप जानते हो, ट्रायंगल्स क्या होती है, मैं उसी के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो उसमें क्या आता है कि ए ट्रायंगल यू हैव सीन इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। सबसे पहले तो वो कर्व कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। और वो कर्व जो क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए वो मेड ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट। वो किसके द्वारा बनी होनी चाहिए? उसके बीच में ओनली थ्री लाइन सेगमेंट होने चाहिए, जो आपके पास राइट हैंड साइड में बनाई हुई है। थ्री लाइन सेगमेंट है और सारे के सारे क्लोज्ड है, मीन्स कहीं से ओपन ना हो। देखो, 1 2 3 ऐसा है कि थ्री लाइन सेगमेंट है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से ओपन रखा है। ओपन भी नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या कहलाती है? ट्राइंगल। जैसे अब आपके पास ये आ जाती है तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? ट्राइंगल कहलाएगी, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया और इसके बीच में क्या है? थ्री लाइन सेगमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे आता है कि ए ट्रायंगल यू हैव सीन इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। इट हैज, अब देखो, जब वो थ्री लाइंस सेगमेंट से क्रिएट होती है या मेड होती है, तो इट हैज़ थ्री वर्टेक्स। उसके थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें तो साइड्स की, पहले देखो हमारे पास जो भी लिखा हुआ है वो बात कर लेते हैं। इट हैज़ थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर। देखो, इसके जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, वो कॉर्नर कौन कौन से हैं? थ्री कॉर्नर्स हैं आपके पास, 1 2 और ये 3। तो कितने हो जाते हैं आपके पास? 3, जिनके नाम क्या हो जाते हैं? ए बी और सी। अब आपके पास जो थ्योरीज में गिवन है, देखो थ्योरीज में आपको क्या दिया हुआ है? थ्योरीज में हमें बताया हुआ है कि आपके पास वर्टेक्स जो है वो कौन से हैं? 1 A B और C। उसके बाद थ्री साइड्स। साइड्स आपके पास ये जो बाहर की तरफ जो साइड होती है, ये जो लाइनें जा रही हैं वो होंगी। अब यदि उसके बारे में बात करें तो देखो, उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे ए से बी पॉइंट पे गए हैं तो हम लिखेंगे A B और उसके ऊपर ऐसे लाइन से डिनोट करके दिखाएंगे। फिर हमारे पास आएगा B C, फिर उसको लाइन से ऊपर डिनोट करके दिखाएंगे। फिर आप AC लिख सकते हो, CA लिख सकते हो, उसको भी लाइन सेगमेंट से डिनोट करके दिखाएंगे, जो आपके पास फर्स्ट में लिखा हुआ है साइड्स में। उसके बाद आगे आता है एंड द थ्री एंगल्स। अब एंगल्स को डिनोट करने का तरीका हमारे पास अलग अलग हो सकता है, आप उसको जैसे चाहो ऐसे करके दिखा सकते हो। यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो अभी आपके पास है, तो यहाँ पे एंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तीन एंगल बन जाते हैं, ये जो अंदर की तरफ क्रिएट होते हैं, ये एंगल्स हो जाते हैं इसके बीच में। तो एक ट्राइंगल्स के बीच में थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स होते हैं। और इस एंगल को दूसरा लिखने का तरीका ये भी है कि एंगल, जैसे आप ए एंगल को डिनोट करना चाह रहे हो तो एक एंगल को आप BAC, जिस एंगल को दिखाना चाहते हो उसको बीच में कर लो, या ऐसे लिख दो, ये भी एक ही बात है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, एंगल CAB, ये भी एक ही बात है। ये हुआ एक ही एंगल है, क्योंकि इससे जो डिनोट होता है वो हमारे पास कौन सा एंगल डिनोट हो रहा है? ए, जो बीच में लिखा जाता है वही एंगल डिनोट होता है। तो एक बार ऐसे ही हम बी को बीच में रख लेंगे और एक बार ऐसे सी को बीच में रख लेंगे, तो वो हमारे पास बी और सी एंगल हो जाएंगे। अब बी को बीच में रखने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे एंगल A B और C, बीच में बी है तो बी एंगल को डिनोट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ए से ही शुरू हो, तो ये एंगल ऐसे भी हो सकता है CB और ए। तो एंगल यहाँ से भी कौन सा डिनोट होता है? बी ही डिनोट होता है। ये एक है और ये एक हो जाता है। यहाँ से ए एंगल आ रहा है इससे, और यहाँ से कौन सा आता है? बी। ऐसे ही हमारे पास एक सी हो सकता है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एंगल सी को डिनोट करने के लिए आप ये लिख लो, एंगल, देखो सी को डिनोट करना है तो ACB, मतलब ACB। अब बीच में सी है, सी को दिखा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ACB लिखो, आप उल्टा भी लिख सकते हो, BCA। तो BCA, ये एक एंगल हो जाता है। तो ये थ्री एंगल्स इसके बीच में, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AB, एंगल A कोमा, एंगल B कोमा C, और इन प्रकार से भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्राइंगल समझ में आ गया होगा, और एक ट्राइंगल्स के बीच में जो थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स जो आपके पास होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें लिया हुआ है कि वो आता है एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स कैसे हो सकता है? सॉरी, टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात है। टाइप ऑफ ट्राइंगल जो है वो बेस्ड ऑन एंगल है। बेस्ड ऑन एंगल का मतलब क्या है? कि हम एंगल के हिसाब से कितनी जो ट्राइंगल्स हैं उसको बना सकते हैं। देखो, जो यहाँ पे हमने लिया है, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? आप लोग समझते ही हैं कि जो 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो। यानी कि जो फर्स्ट की बात करते हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं? जो एंगल्स क्रिएट होता है, जैसे हम एंगल्स को एक्स का नाम दे देते हैं, तो एक्स जो एंगल हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा? लेस देन 90 डिग्री। अब आप इसमें चेक करो, जो इसके थ्री एंगल्स क्रिएट हो रखे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है? 60 से लेस देन है।
सॉरी 60 के बोला, 90 से लेस देन है। अब 90 के लिए एंगल कैसे पता चलता है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में स्ट्रेट में हो। तो ये 90 डिग्री है, तो ऐसा तो इसके बीच में कुछ भी नहीं लग रहा कि कोई एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसका मतलब क्या सारे के सारे क्या है लेस देन है, आप उसको वैसे भी मेजरमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास जो लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिस ट्राइंगल्स के बीच में एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये देखो सी एंगल्स में हमारे पास क्या हो रखा है, 90 डिग्री का है। एक लाइन बिल्कुल थी और उसके अब दूसरी परपेंडिकुलर आ जाती है तो कितने का बन जाता है, 90 डिग्री का। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स के बीच में क्या होता है, जिसके बीच में आप जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्स लेस देन 90 डिग्री कर सकते हैं। एक्स लेस देन 90 डिग्री एक्यूट्स के लिए हो जाता है। राइट एंगल की बात करें तो एक्स कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और अभी जो ऑब्ट्यूज एंगल की बात करने वाले हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स एक एंगल जो क्या है वो 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ऑब्ट्यूज यानी कि इसके बीच में आप सी एंगल को चेक कर सकते हो, जो सी एंगल हमारे पास है वो क्या हो रखा है, 90 से ग्रेटर देन हो रखा है। क्योंकि यदि देखो एक लाइन ऐसे थी और यहाँ पे यदि स्टेट्स की बात करें तो कुछ लाइन ऐसे स्टेट में आ जाती है हमारे पास जो 90 डिग्री को दिखाती है, लेकिन ये 90 से भी आगे जा रहा है तो क्या है 90 से ग्रेटर देन हो जाता है। तो ये थे आपके पास टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो बात करने वाले हैं, देखो एक्सरसाइज में आता है 6.1, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल्स है और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है आपके पास ये पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट पे आता है क्यू आर की। तो पी एम की बात करते हैं, पी एम लाइन इज डैश और पी डी इज डैश। तो दो लाइनें आप लोगों को इसके बीच में बतानी है कि पी डी जो पी एम है और पी डी है वो क्या चीज़ है। तो बड़े आसान सा क्वेश्चन ये रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको यदि आपने देखो हमारे पास जो फर्स्ट में है वो क्या पूछा हुआ है कि पी एम लाइन इज, हमें ये बताना है पी एम लाइन जो है वो क्या है। देखो हम पी एम लाइन की यदि बात करें तो ये आ रही है और पी एम लाइन पे हमारे पास क्या है 90 डिग्री नीचे एंगल भी क्रिएट हो रहा है। यदि आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को वैसे पता भी है, जैसे एक ट्रायंगल है जाती है कोई, और इस ट्रायंगल्स के बीच में यहाँ से यदि हम वर्टेक्स कोई लगाएं, ऊपर लेके वर्टेक्स जो गिवन है उससे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिराएं तो वो उसकी क्या दिखाती है, हाइट को डिनोट करती है। और हाइट को हम इसके बीच में क्या लिखते हैं, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा पी एम लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो उसके एल्टीट्यूड हो जाएगा, जिसके स्पेलिंग आपके पास क्या हो जाएंगे, ALITUDE, ALITUDE एल्टीट्यूड। तो आप उसमें क्या लिख दोगे कि ये इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पी डी इज, देखो पी डी देखो कहाँ पे है, और पी डी के लिए तो इसने सबसे पहले क्वेश्चन में शायद बताया भी था, डी इज़ द मीडियन। हाँ डी के बारे में बताया था, डी क्या है, इसका मीडियन पॉइंट है। मीडियन मतलब क्या है, क्यू डी, और जो डी आर है ये, मतलब जो क्यू आर आपके पास एक पूरी लाइन है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि उसके कहीं ना कहीं बीच में आता है, और जब उसके कहीं ना कहीं बीच में आता है तो आपके पास क्या करना है, जो हमने डी पॉइंट दिया हुआ है तो ये आप सीधा सा इसका लिख दोगे, ये इसके मीडियन है। जो मिड पॉइंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, MEDIAN मीडियन। तो जो सेकंड का आंसर बन जाता है वो हमारे पास क्या रहेगा, पी डी इज, जो पी डी है वो क्या है, वो उसका मीडियन है। और जो थर्ड हमारे पास आता है इज क्यू एम एंड, सॉरी इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो देखना क्या दोनों इक्वल हैं आपके पास, क्यू एम कहाँ पे है, ये इतना सा पोर्शन बनता है क्यू एम के लिए जो आपके पास ये आता है, और एम आर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, किसी भी हालात में नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, नो। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख देना नो। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड में क्या था, ड्रा रफ स्केच फॉर द फ्लोइंग। अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और वैसे ही जैसे वो स्टेटमेंट में बताता है तो वैसे एक ट्रायंगल डिनोट करनी है। चलो हम इसमें करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखता है, ABC आपके पास एक ट्रायंगल है और जो BE है इज द मीडियन है, BE इज द मीडियन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को समझ में आ जाए तो हमें क्या करनी है, पहले एक ट्रायंगल बनानी है। आप पेंसिल और स्केल के साथ क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना। हम मान लेते हैं वो ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाती है। अब देखो ये ट्रायंगल हो जाती है, इसको नाम दे लो कुछ भी, जैसे हमने रखा A B और C। उसने क्या बोल रहा है, BE इज ए मीडियन, बी से शुरू हो रहा है ना, बी और ई कहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो ये AC लाइन है इस लाइन का हाफ बिंदु देख लो, सेंटर पॉइंट देख लो इसका कौन सा बनता है, स्केल के साथ माप के। मान लो आपने इसको 6 सेंटीमीटर पे डिनोट किया तो इसके कहीं बीच में जो भी पॉइंट आएगा आपके पास, वहां से आपने
बी से एक लाइन निकालनी है और जहाँ पे वो टच करेगी वहाँ पे पॉइंट का नाम रख देना है ई। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल हो जाती है। पहले तो एक ट्रायंगल क्रिएट किया अपने आप ही। उसके बाद उसने बोला था बी इज़ ए मीडियन, जो बी से एक पॉइंट लेना था और ए सी के बीच में मिलाना था, जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा उसका। मैं उसकी बात करूँ, जैसे 6 6 है तो थर्ड पे हो जाएगा। मैंने अभी लिखा था कि मान लो ए सी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो किसी भी तरफ से देख लेना 3 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, मतलब उसका हाफ कर लिया करो। तो हाफ यानी कि बीच में हो जाता है, तो वहाँ से अपने स्केल के साथ एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो सेकंड हमारे पास बी में क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। हमें पी क्यू और पी आर को एल्टीट्यूड दिखाना है, हाइट के तौर पे दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, उसने दो चीज़ें आपस में डिनोट करके बोलते हैं कि पी आर और पी क्यू। तो देखिए हम एक ट्रैंग और एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, हाइट दिखानी है, तो 90 डिग्री के लिए एक जो ट्रायंगल है वो क्रिएट कर लेते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं जिसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। मान लो ये ट्रायंगल आप बना लेते हो, देखो यहाँ 90 डिग्री है, दो हाइट बोली हुई है उसने, एक तो पी क्यू और एक पी आर। मैं यहाँ पे पी पॉइंट रख लेता हूँ, जो दोनों में कॉमन है, पी इसलिए रखा है। अब पी क्यू, मान लो एक क्यू यहाँ पे आ जाता है और आर यहाँ पे आ जाता है, तो ये दोनों इसकी हाइट ही दिखा रही हैं। देखो चाहे तो आप इस ट्रायंगल्स में ये देखो, ये हाइट दिखा रहा है, यदि ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए तो ये भी हाइट दिखा रहा है। तो होगी ट्रायंगल क्रिएट, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं था, बस आसान सा क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम, और ये सारे के सारे जो ट्रायंगल्स आप बनाओगे तो ये पेंसिल और स्केल के साथ बनाना। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें क्या लिखता है, एक्स वाई जेड आपके पास एक ट्रायंगल है और वाई एल इज़ द एल्टीट्यूड। देखो वाई से एल्टीट्यूड लेना है, चलो मैं वाई को ऊपर रख लेता हूँ। और उसके बाद वो भी क्या कहता है, एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब बाहर की तरफ रखनी है। पहले मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो आपके पास ये था, मान लो हमने क्वेश्चन ये रखा है, मान लो एक ट्रायंगल हो जाती है हमारे पास ये, जिसके पॉइंट हमें क्या बोले थे, एक्स वाई जेड। मैंने लिख लिया एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे और जेड आ जाता है मान लो यहाँ पे। उसने बोला है वाई एल इज़ एन एल्टीट्यूड, तो मैं क्या करता, वाई से सिर्फ अपने एक पॉइंट दिखाना था, जरूरी नहीं है वो सेंटर में आए, कहीं पे भी आए, हमें उससे मतलब नहीं, बस एक परपेंडिकुलर लाइन दिखानी थी और उसको नाम रख देते वाई एल। ये जो आपके पास होता वाई एल, ये आपके पास आ जाती इसकी एल्टीट्यूड, लेकिन ये एल्टीट्यूड इंटीरियर है, ट्रायंगल के अंदर है। उसने बोला है हमें बाहर चाहिए, एक्सटीरियर चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा इसका। मैंने वैसे बताया आप लोगों को कि हम ऐसे क्वेश्चन को करते, लेकिन अब ये एल्टीट्यूड हमें बाहर दिखानी है, तो थोड़ी सी ट्रायंगल को रोटेट सी बनानी पड़ेगी। हम उसके लिए ये कर लेते हैं, आपके पास एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लो हमने ये रखी ट्रायंगल, कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं हम एक्स वाई जेड। ये क्यों बनाई है, क्योंकि जब वाई से हम एल्टीट्यूड लेंगे ना, तो अब देखो वो एल्टीट्यूड हमारा कहाँ जा रहा है, यानी कि हाइट जो है वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। जो उसने बोला था कि वो क्या होनी चाहिए, एक्सटीरियर होनी चाहिए। और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एल। तो ये हो जाती है आपके पास एक एक्स वाई जेड ट्रायंगल, और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड है। वाई एल इन इजिकल टू, जो हमने एल्टीट्यूड ली है डोटी लाइंस में, वो क्या थी, एक्सटीरियर थी, मतलब बाहर की तरफ थी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वेरीफाई बाय ड्राइंग एंड ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड इज एन आइसोलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो आसान सा क्वेश्चन है, आइसोलेस ट्रायंगल्स की बात करता है। देखो जब आइसोलेस ट्रायंगल्स की बात करता है और मीडियन और एल्टीट्यूड को बोलता है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपने क्या करना है, एक स्केल के साथ एक ट्रायंगल क्रिएट करनी है और उस ट्रायंगल्स की टू साइड्स आर इक्वल करनी है। टू साइड्स आर इक्वल क्यों करोगे, क्योंकि इसके बीच में कौन सी ट्रायंगल बोला है, आइसोस्केल ट्रायंगल्स बोला हुआ है। मान लो हम ये ले लेते हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट लिया 5 सेंटीमीटर का, और एक तरफ से ऐसे ही, और ये दो एंगल भी सेम होते हैं, ये भी याद रखना। जैसे मान लो ये आप लाइन ले रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करोगे, वो जितना एंगल यहाँ बनाओगे वही एंगल यहाँ बना देना। मान लो आपने 60 का यहाँ रखा या 60 का यहाँ रखा, कुछ भी रख लेना, और इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हो। मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो उसने सिंपल सी बात क्या बोली है, मान लो इस ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं ABC। तो यहाँ से जो आप हाइट गिराओगे वही कहता है उसका क्या है, मीडियन है। बिल्कुल वो मीडियन होगा। क्यों मीडियन होगा, क्योंकि वो इस पूरी लाइन सेगमेंट को जो नीचे हमने लिया है BC को, हाफ बिंदु पे उसके टच करेगा। सिर्फ आपने यही करना है, आपने एक ट्रायंगल आइसोस्केल बनानी है। आइसोस्केल में टू साइड्स आर इक्वल रखनी है, जैसे हमने 6 6 रखा, और ऊपर से 6A जो पॉइंट था उससे नीचे की तरफ जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे तो वो BC लाइंस को नीचे इक्वल पोर्शन पे काटेगा। आप उसको स्केल से मेजरमेंट कर लेना। जैसे यदि हमने ये 5 लिया तो ये इसके हाफ पोर्शन पे मिलेगी आके, आप चाहे B से को काउंट कर लेना और चाहे C से काउंट कर लेना।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, जो हमने इसके बीच में 6.2 भी ली हुई है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही थे काफ़ी बस इसके ओनली। देखो आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े से आपके लिए हो सकता है स्टेटमेंट समझने में उनमें आपको दिक्कत आए, लेकिन क्योंकि एंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जो आपके पास ये लिखा हुआ है। देखो एक ट्रायंगल आपके पास गिवन थी, उसमें क्या था, एक एंगल आपको 50 का दिया हुआ है, एक एक्स दे रखा है जो आपको फाइंड आउट करना है, और एक बाहर वाला एंगल दिया हुआ है वो कितना है, 110। तो सबसे पहले क्या आता है कि आप लोगों को जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमें जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन होता है, उस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट में दो एंगल होते हैं, हमें उसका सम नहीं करना होता है, ऐड करना होता है, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मतलब यदि हम ये 110 इस एंगल को निकालें, 110 एंगल निकालें, तो हमें क्या देखना है कि इसके अपोजिट में कौन से एंगल हैं। इसके अपोजिट में इस लाइन पे ये दो एंगल हैं, एक तो 50 और एक एक्स। आप क्या कर दो, इन दोनों का सम कर दो। जो इन टू एंगल्स का सम आएगा वही किसके बराबर होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के। देखो एक्सटीरियर एंगल हमने लिख लिया, इज इक्वल टू में क्या आएगा, इन दो एंगल्स का सम, यानी कि 50 प्लस एक्स। और जब आपके पास यही स्टेटमेंट इन्होंने नीचे लिखी हुई है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 और एक्स इज इक्वल टू 60, तो सिर्फ इस जो हमने ये यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल उठाया था, वो एग्जांपल को उठाने का मतलब यही था कि आप लोगों को फॉर्मूला समझाना कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सरसाइज आ जाती है 6.2। 6.2 में मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए उसको अच्छे से तैयार कर सको। देखो सबसे पहले क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो वही एक फॉर्मूला जो आपको पीछे प्रोवाइड कराया गया था वो अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और प्रत्येक क्वेश्चन को करते हुए लिखना है। मान लो हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू में उसका फॉर्मूला अभी अभी बताया था क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, एक्स। मान लो हमने ये लिख लिया, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्स के जो अपोजिट में दो एंगल हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, 50 और 70। तो इज इक्वल टू में कर दो बस 50 प्लस 70। 50 प्लस 70 कितना हो जाता है, 120। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऐसे यदि आप एक्स का निकालने बैठोगे तो एक्स के अपोजिट में भी आपके पास दो एंगल्स गिवन है। एक्स के अपोजिट में कौन कौन से एंगल गिवन है, 65 और 45। जब आप इस एंगल साइड का निकालोगे तो इसके अपोजिट में भी दो एंगल गिवन है, तो इन सबको आपने क्या करना है, सिर्फ ऐड ही करके दिखाना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपके पास। मैं लास्ट पार्ट जो है इसका वो कर देता हूँ, आप एक बार उसमें फॉर्मूला एज इट इज लिख लेना। क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, ई से एक्सटीरियर लिया मैंने, ए से एंगल लिया, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक्स गिवन है, और उसके जो अपोजिट में एंगल है वो दो हैं, 30 और 60। तो हम क्या कर देंगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऊपर एंगल के लिए डिनोट कर लिया करो, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये आपके पास आंसर क्रिएट हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आप सारे का सारा आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स। देखो अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन तो सेम है, फॉर्मूला भी हमारे पास वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। फर्स्ट की यदि बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम फॉर्मूला वही लगाते हैं। अब मैंने वैसे ही करना है, लिख लेना एक बार, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में कौन कौन से एंगल हैं, दो एंगल आपके पास दे रखे हैं, 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 115 एक साइड हो जाता है, माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। और जब आप इसमें से लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65 डिग्री।
तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी। ऐसे ही आपके पास इसका क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो गिवन दिया है। थर्ड में भी यही सेम है आपके पास, बस थर्ड में एक याद रख लेना। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके पास ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे रहेगी तो याद रखना ये आपके पास परपेंडिकुलर हैं दो लाइनें आपस में, तो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। जब 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल लो तो इज इक्वल टू सम होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो आपके पास एंगल है, एक एक्स है और एक कौन सा है 90। तो इसको सॉल्व कर लेना इसके बीच में। नेक्स्ट भी आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो भी एज इट इज सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। एक लास्ट पार्ट देख लो, ये एंड ही है इसका, बस दो पार्ट थे इसके बीच में भी, तो आपकी जहाँ पे दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं 6.1 एंड 6.2। लास्ट में भी आप ऐसे ही करना। एक्सटीरियर एंगल देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 75 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो आपके पास दो हो जाते हैं, एक 35 डिग्री है और एक एक्स हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री माइनस 35 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री क्या हो जाता है आपके पास, 40 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो ये आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों जो पार्ट्स थे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।